हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। उम्मीद है आप और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही होगी। तो कल के यानी पार्ट 3 में हमने जैव प्रक्रम का जो टॉपिक था श्वसन तंत्र उसको हमने पढ़ा और बहुत अच्छे से समझने का पूरा प्रयास किया था। आज के इस 4th पार्ट में जैव प्रक्रम के इस पार्ट में जो है हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो पढ़ेंगे परिवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और वो जो होगा परिवहन तंत्र वह मनुष्यों और साथ-साथ पेड़-पौधों में भी जो परिवहन होगा उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, ठीक है, जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमारे शरीर में कि सजीवों में यह सर्कुलेटरी सिस्टम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब? परिवहन तंत्र का जो मुख्य काम होता है, परिवहन का मतलब आप सीधे समझिए कि परिवहन जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो हमारे अंदर यानी सजीवों के शरीर में क्या चीज एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जरूरत पड़ती है कि हमें परिवहन तंत्र की जरूरत पड़ती है। तो हम आपको बता दें कि जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही नाइट्रोजन संबंधी जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और इसके साथ ही साथ जो भी हमारे शरीर में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, उनमें यह हमारा परिवहन तंत्र बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इस मनुष्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस मनुष्य में पढ़ेंगे जी, मनुष्य में परिवहन तंत्र। ठीक है, तो मनुष्य में परिवहन तंत्र में मुख्यतः 3 अंग जो हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 अंग? तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पर आता है रक्त, या इसी को हम लोग रुधिर के नाम से जानते हैं। आप इंग्लिश में बोलें तो हम इसे ब्लड के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, क्या होता है सभी बातों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से घटक हैं हमारे मनुष्य में परिवहन तंत्र में। पहला है रक्त यानी रुधिर, ब्लड जिसे जानते हैं। दूसरा है रुधिर वाहिनियां, जिसे रक्त वाहिनी के नाम से भी जानते हैं, या ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड थर्ड जो लास्ट है वह है मुख्य भाग, जिसे हम लोग हार्ट या हृदय के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, तो ये 3 मुख्य अंग है मनुष्यों में परिवहन तंत्र को संचालित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एक एक करके हम सभी बातों को जानेंगे। शुरू करेंगे अपने पहले घटक, पहले भाग रक्त से। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएंगे क्या? रुधिर या रक्त, या इसे बोलें तो ब्लड भी बोल सकते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं क्या? ब्लड। बात आती है कि ब्लड यानी रक्त होता क्या है? तो आप कहेंगे हमारे शरीर में जो लाल रंग की जो बहने वाली एक द्रव होती है उसी को हम रक्त कहते हैं। तो अगर हम साइंस की भाषा में बोलें तो रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब आपने क्लास 9th में ऊतक वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऊतक के प्रकारों को पढ़ा था, उसी में आपने पढ़ा था क्या? संयोजी ऊतक में आपने पढ़ा था ब्लड को। ठीक है, और ब्लड जो होता है एक संयोजी ऊतक होने के साथ साथ इसमें बहने का भी गुण होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, तरल का मतलब ही होता है कि ऐसा द्रव या ऐसा वस्तु जिसमें बहने का गुण हो। ठीक है, तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। आप देखते होंगे कि जो जब भी कहीं आप पे आपके बॉडी पर कट लगता होगा तो ब्लड बहना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहने का गुण है, वह एक तरल संयोजी ऊतक है। आगे बात करेंगे कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना है।
ठीक है। ब्लड मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? पहला प्लाज्मा, हिंदी में भी इसे प्लाज्मा के ही नाम से जानते हैं। दूसरा है रक्त कणिकाएं, जिसे ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो प्लाज्मा होता है वह ब्लड का लगभग 55% हिस्सा केवल प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है रक्त में? जैसे आप एक ग्लास में पानी लीजिए और जो इस ग्लास में पानी है वह एक जैसे है कि ब्लड में प्लाज्मा, और पानी में आप चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए और बहुत सारी चीजें और मिला दीजिए, वो क्या होंगे? रक्त कणिकाएं होंगे। तो इनकी मात्रा हमारे पूरे ब्लड में कितनी होती है? अब तो 100 में से 55 घटाइएगा तो आप कहेंगे 45% यानी 45% रक्त कणिकाएं होती हैं जी। तो रक्त कणिकाओं में क्या क्या होता है? रक्त कणिकाएं भी 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? आप कहेंगे आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आप कहेंगे प्लेटलेट। इन सभी के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है जी। तो हमने बताया कि प्लाज्मा एक पानी जैसा सबस्टेंस होता है, एक वस्तु होता है हमारे ब्लड में। ब्लड का एक हिस्सा होता है जिसका रंग होता है हल्का पीला कलर का होता है जी। ठीक है। और इसमें ये सारी रक्त कणिकाएं मिली हुई होती हैं। ये जो सारी रक्त कणिकाएं होती हैं वह इसी प्लाज्मा में घुली हुई होती हैं। ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे थे क्या प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? ये हल्का पीला रंग का ब्लड में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है जिसमें ये सारी रक्त कणिकाएं मिली हुई होती हैं। अब चलिए एक एक करके बात करेंगे सभी रक्त कणिकाओं की और उनके बारे में जानेंगे, उनका काम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं जानना। शुरू कहाँ से करेंगे? तो पहली रक्त कणिका आपको समझ में आ रही होगी, क्या है? आरबीसी के नाम से। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी। हेडिंग लगाएंगे क्या? आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में बोलें तो लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। इसे साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं साइंस में इसको। किसको? आरबीसी। ठीक है। इसका जो कलर होता है, इसका रंग जो होता है वह लाल रंग का होता है। लाल यानी कि रेड कलर का होता है। आप पूछेंगे कि यह लाल कलर का ही क्यों होता है, क्यों ये पीला कलर का नहीं होता है? तो हम आपको बताएंगे क्या कि जो आरबीसी है उसके अंदर क्या पाया जाता है। उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन, जिसमें फेरस पाया जाता है, यानी Fe बोले तो Fe यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें Fe पाया जाता है। Fe का मतलब लोहा पाया जाता है और उसी के कारण ये पूरा जो हमारा आरबीसी है वो लाल रंग का होता है। ठीक है। जो हमारा आरबीसी है उसका पूरा जीवन काल जो है, जीवन काल वह 120 दिन का होता है। इसका पूरा जीवन काल 120 दिन का होता है। और बात करें कि इसका जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है। निर्माण की बात करें कहाँ होता है, तो इसका निर्माण हमारी हड्डियों की अस्थि मज्जा में होता है। बोले तो अस्थि मज्जा में। ठीक है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कि आपकी ये हड्डी है, तो हड्डी के बीच में एक पतली खोखली जगह होती है और उसी के अंदर ये हमारे आरबीसी का निर्माण होता है। आप पूछेंगे कि जब 120 दिन बाद हमारी आरबीसी का निधन होता है, जब ये इसकी मृत्यु होती है, तो कहाँ ये मरता है? तो हम आपको बताएंगे कि प्लीहा नाम का एक जगह होता है, प्लीहा। वहीं पर 120 दिन के बाद हमारी आरबीसी जाकर के डेड होती है, उसका निधन होता है। प्लीहा को हम
रक्त बैंक के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। बात करें इसके काम की, तो इसका जो मुख्य काम होता है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। कैसे, वो हमने कल के लेक्चर में श्वसन वाले में जाना था कि कैसे जो कूपिकाएं होती हैं हमारे फेफड़े में छोटी छोटी, यानी कि एल्वियोलाई, वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे वहां से विनिमय आदान प्रदान होता है और उसका परिवहन कैसे छोटी जो हमारी सभी कोशिकाओं में किया जाता है हमारे रक्त के आरबीसी द्वारा, आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन द्वारा। उम्मीद है ये आरबीसी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरे रक्त कणिका की बात करेंगे, जो है क्या आप कहेंगे डब्ल्यूबीसी है जी। तो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है डब्ल्यूबीसी? बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स। हिंदी में बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका यानी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका रंग जो है वह लाल तो नहीं है। अगर लाल रंग नहीं है तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आरबीसी, यानी कि आरबीसी नहीं, यहाँ पे क्या नहीं पाया जाएगा, आप कहेंगे हीमोग्लोबिन तो नहीं पाया जाएगा जी। हमें कैसे पता चला हीमोग्लोबिन नहीं है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जहाँ पाया जाएगा वहां पे उसका रंग क्या होगा, लाल रंग होगा जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है वह सफेद रंग का है, श्वेत कलर है इसका। ठीक, चलिए जो डब्ल्यूबीसी है इसका काम क्या होता है, इसका जो मुख्य काम होता है वह होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को प्रदान करना। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, कि जो हमारी बॉडी है वह बाहर से आने वाले जीवाणुओं से लड़ सके और क्या कर सके, हमें बीमारियों से बचा सके जी। ठीक, बीमारियों से रक्षा हो सके, बीमारी से रक्षा हो सके जी। इसे साइंटिफिक भाषा में क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। चलिए उम्मीद है ये बात डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तीसरे ब्लड सेल्स के बारे में, जो है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है क्या, आप कहेंगे प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में भी प्लेटलेट्स के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, यह भी हमारे प्लाज्मा में घुला हुआ रक्त कणिका का ही तीसरा अंग है। ठीक है, जो प्लेटलेट होता है इसको हम क्या नाम से बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट, माफ करिएगा, थ्रोम्बोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है। किसको, प्लेटलेट को। इसका काम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसका जो मुख्य काम होता है वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने का, यानी रक्त का थक्का बनाने का काम करता है जी। रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो आप पूछेंगे कि रक्त का थक्का क्यों बनाना पड़ता है, इसका कहाँ जरूरत पड़ता है। जैसे कहीं आपके बॉडी पर कट लग जाता है तो क्या होता है, तब हमारे ब्लड में क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है। बिना रक्त के थक्का बने आपका ब्लड बंद नहीं होगा, बहना बंद नहीं होगा, वह बहता ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि प्लेटलेट की मात्रा उचित मात्रा में रहे, ताकि जो हमारा ब्लड क्लॉट हो सकता है, रक्त के थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वह हो सके, तभी कहीं कट लगने पर हमारा ब्लड रुक पाएगा, नहीं तो सारे ब्लड जो हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो आप पूछेंगे कि क्या हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके क्लॉटिंग में, यानी रक्त के थक्का बनने में केवल प्लेटलेट का ही भूमिका होता है क्या? तो हम आपको बताएंगे कि ब्लड में दो और प्रमुख यानी मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त को थक्का बनाने का मुख्य काम करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो प्रोटीन? पहला है
फाइब्रिनोजेन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। पहला है क्या? फाइब्रिनोजेन और दूसरा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो प्रोटीन है ये भी हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं और ये तीनों मिलकर के प्लेटलेट, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन तीनों मिल करके हमारे ब्लड को क्लॉट करने यानी रक्त का थक्का बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप पूछेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है ये तीन चीजें जब हमारे ब्लड में उपस्थित हैं क्या करने के लिए? रक्त को थक्का बनाने के लिए। तो हो सकता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी रुधिर वाहिनियों में ब्लड जम जाए और हमारी मृत्यु भी तो हो सकती है। तो हम आपको बताएंगे कि इसका जो मुख्य कारण है कि हमारे रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। केवल जब कट लगता है, जब ब्लड वायु के यानी हमारे वायुमंडल के संपर्क में आता है, तभी केवल थक्का बनता है। ऐसा क्यों? क्यों अंदर नहीं थक्का बन पाता है? तो उसके लिए हम आपको बताएंगे इसमें एक और अन्य तरीके का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम हिपेरिन के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोटीन है यह ब्लड को जमने से रोकता है, यानी ब्लड को थक्का बनाने से रोकता है, यानी ब्लड को पतला करता है। तो जब अंदर थक्का बनाने वाले ये तीनों प्रोटीन उपस्थित हैं तो उसमें एक हिपेरिन भी होता है जो अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और बाहर आते ही ये डीएक्टिव हो जाता है और ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है, जिससे जो ब्लड है वह निकलना बंद हो जाता है। उम्मीद है ये रक्त कणिकाएं बहुत अच्छे तरह से समझ में आई होंगी और यहीं पे समाप्त होता है हमारे ब्लड जो फर्स्ट पार्ट था हमारे परिसंचरण तंत्र का। और अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की जो है रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिका जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के नाम से। ठीक है, अब इसकी हम चर्चा करेंगे जी। तो रक्त वाहिका में हम पढ़ रहे थे क्या? ये फिर से तीन तरह में विभाजित होती है और तीन तरीके की होती है। क्या क्या? तो हम पढ़ेंगे क्या? धमनी, अगला है शिरा और नेक्स्ट है क्या? केशिकाएं, जिसको धमनी को बोलते हैं आर्टरीज, शिरा को बोलते हैं वेन्स और केशिका को हम बोलते हैं कैपिलरीज। चलिए, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। रक्त वाहिकाओं को हम तीन तरीके से बांट दिए, एक हुआ धमनी, एक हुआ शिरा और एक हुआ केशिका। पहले हम बात करेंगे इन दोनों की। किन दोनों की? तो आप पूछें तो हम बताएंगे आपको। पहले धमनी का, और जो धमनी है और शिरा है इन दोनों में बात करेंगे। पहला पॉइंट जो है, जो धमनी होती है, सबसे पहले हम आपको बता दें रक्त वाहिका क्या होती है। रक्त वाहिका हमारे शरीर में फैली हुई सभी नलियां जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, जो हार्ट से हमारे रक्त को जिस वाहिकाओं में, जिस नलियों में द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैलाती हैं, उन्हीं नलियों को या उन्हीं वाहिकाओं को हम क्या बोलते हैं? रक्त वाहिका बोलते हैं, यानी ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो रक्त वाहिकाएं तीन तरह की विभाजित होती हैं, धमनी, शिरा और केशिका। तो धमनी क्या होता है? धमनी जिसमें रक्त का बहाव तेज हो, यानी कि उसका रक्तचाप तेज हो। जब ब्लड का बहाव हो तो ऐसी वाहिका, ऐसी नली जिसमें रक्त तेजी से बहे, रक्त का बहाव तेज हो यानी रक्तचाप तेज हो, रक्तचाप ज्यादा हो। धमनी में रक्तचाप ज्यादा है तो शिरा ठीक इसके उल्टा होता है, रक्तचाप
इसमें कम होता है जी। ठीक है, कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है सीरा में बहुत ही धीरे तरीके से गति करता है। ठीक है, जब रक्तचाप ज्यादा होगा, यानी कि जब ब्लड तेजी से बहेगा, तो उसकी दीवारें भी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतली दीवारें होंगी तो जब रक्त का तेज बहाव होगा तो क्या होगा, दीवार से जैसे ही टकराएगी तो पतली दीवार फट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका दीवार भी क्या होगा, दीवारें मोटी होंगी, और इनकी दीवारें ठीक उल्टा, दीवारें कैसी होंगी, तो पतली होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें जो है रक्तचाप कम है सिराओं में। अगला क्या होगा, जो धमनियां हैं इनमें रक्त का बहाव तेज होने से इसमें ये डर नहीं होता है कि रक्त वापस लौट करके आएगा, इसलिए इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। और सिरा में इसमें रक्त का गति जो होता है वह कम होता है, इसलिए डर होता है कि जो गति है रक्त का वह कम होने से रक्त वापस की ओर न लौट के आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाना चाहें तो जैसे नल में हम वॉल्व लगाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी ऊपर आए तो वॉल्व न रहने से क्या होगा, पानी जो ऊपर आएगा वह फिर से नीचे चला जाएगा जी। तो ऐसा न हो इसीलिए हम इसमें जो है वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, जो धमनियां होती हैं इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त का मतलब कि ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, यानी शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। ठीक है जी। तो सिरा में क्या होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रुधिर या ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन न मिला हो, तो क्या मिला रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा जी, उसे ही अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे धमनी जो होती है वह हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में रक्त का प्रवाह करती है। कहां से? धमनी जो होती है वह हार्ट टू बॉडी की ओर जाती है, यानी हार्ट से बॉडी हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करती है। और सिरा इसके ठीक उल्टा हमारे बॉडी से हमारे हार्ट को रक्त लेकर के आता है। क्यों हार्ट में लाता है? कि रक्त जो है वह शुद्ध हो सके, ऑक्सीजनेटेड फिर से हो सके। तो कहां से? बॉडी से, बॉडी टू हार्ट। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए केशिका क्या होती है, केशिका की भी बात कर लेते हैं। केशिका जो होती है वह इन दोनों के बीच की कड़ी होती है जी, यानी कि इन दोनों, ये जो धमनी और सिरा होती हैं ये दोनों जहां भी आपस में मिलती हैं ना, उसी को केशिका कहते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये धमनियां हैं, जैसे मान लीजिए ये धमनी आ रही है और ये इधर से सिरा आ रही है, और ये दोनों आपस में बहुत ही पतली पतली वाहिकाओं द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जिसमें धमनी का जो ब्लड होता है फिर से सिरा में होकर के हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है जी। तो केशिका बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली। इसका जो मुख्य काम होता है, बहुत पतले होने के कारण यह हमारे प्रत्येक कोशिका तक, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। जब हमारी प्रत्येक कोशिका तक ब्लड पहुंचता है तभी तो हमने कल पढ़ा था कि ब्लड के ही माध्यम से हमारे पोषक तत्व भी हमारी कोशिका में जाते हैं, और जिससे श्वसन प्रक्रिया, श्वसन जो काम है श्वसन का, भोजन से ऊर्जा प्रदान करने का, वह संभव हो पाता है। तो क्या होता है, कोशिका तक ब्लड को पहुंचाना। ठीक है, ये सारे काम होते हैं जी केशिका के। तो हमने मानव में परिसंचरण तंत्र के दो भागों को देखा, पहले में रक्त यानी ब्लड को, दूसरे में
रक्त वाहिकाओं को। अब तीसरा यानी आखिरी अंग देखेंगे, जो मुख्य अंग होता है हमारी मानव में परिसंचरण तंत्र का या किसी भी जंतु में परिसंचरण तंत्र का, जो है हार्ट। हार्ट जिसे हम लोग हृदय के नाम से जानते हैं, हृदय, ठीक है, हृदय के नाम से जानते हैं जी। ठीक, सबसे पहले हम एक हार्ट का संरचना बनाएंगे। जब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा पूरा का पूरा हार्ट और इसे हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में बता देते हैं। हार्ट जो है वो हमारे शरीर में एक पेशीय संरचना होती है। पेशीय संरचना के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होती है पेशीय संरचना का मतलब। पेशीय संरचना मतलब ऐसी संरचना, ऐसी बनावट जिसमें अस्थियां या उपास्थियां नहीं पाई जाती हैं, वो केवल मांसपेशियों से बना होता है। तो हमारा हार्ट केवल मांसपेशियों से बना हुआ एक पेशीय संरचना है, ठीक है। यह गुलाबी रंग का दिखाई पड़ता है और हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा मतलब जो हमारा चेस्ट होता है, जो हमारी पसली होती है, जहाँ पे हमने कल फेफड़े की बात की थी, उस दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट पाया जाता है। और हम कहते हैं कि जो हार्ट है वह बाईं तरफ होता है जी, लेकिन हार्ट ठीक बीच में होता है, लेकिन जो ये नीचे का पार्ट होता है वह बाईं ओर थोड़ा सा झुका होता है, इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो हार्ट है वह बाईं तरफ है। लेकिन वास्तव में बात करें तो यह ठीक बीच में होता है, इसका थोड़ा सा झुकाव बाईं ओर होता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। ये जो हमारा हार्ट है वह 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 4 चैम्बर कहाँ? पहला चैम्बर ये हो गया, ठीक है, दूसरा चैम्बर ये हो गया, तीसरा चैम्बर ये, और चौथा चैम्बर ये हो गया। चैम्बर मतलब कि कक्ष होते हैं, यानी भाग। हार्ट 4 भागों में विभाजित होता है जी, ठीक है। चारों में रक्त आते हैं और यहाँ से रक्त जाते हैं। तो बात करेंगे कहाँ पे रक्त आते हैं और कहाँ से रक्त जाते हैं। ये जो ऊपर के पहले और तीसरे कक्ष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन दोनों में रक्त हमारे शरीर की शिराओं द्वारा आते हैं, ठीक है। शिराओं का काम हमने पढ़ा था कि वह हमारे शरीर से ब्लड को लेकर के हार्ट में लाती हैं। तो हार्ट में ब्लड लाने का काम किसका होता है हमारे शरीर से? तो शिराओं से। यानी कि शिराएं किन 2 भाग में लाएंगी ब्लड को? तो कहेंगे आप ऊपर के दोनों भागों में ब्लड लाएगा। कौन से? पहले कक्ष में और तीसरे कक्ष में। तो दूसरे और चौथे कक्ष में क्या होगा? जो नीचे की तरफ दोनों हैं, तो आप कहेंगे ये जो दोनों होंगी, इनके द्वारा धमनियों के रास्ते हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का संचार होगा, यानी कि ब्लड को भेजा जाएगा। कैसे? बात करेंगे। ये जो भाग है इधर का, इसे अगर हम ऐसे रहते हैं तो ये जो हार्ट है वो सीधा सीधा ऐसा फिट होता है, और इसका जो ये वाला साइड है, ये साइड जो है वह हमारे राइट साइड के नाम से जाना जाता है, यानी कि दायां पक्ष होता है ये। और जो हार्ट का ये भाग है वह बायां पक्ष होता है। तो जो हार्ट का, जो हृदय का दाहिना पक्ष होता है, उसमें रक्त का जो है वह अशुद्ध भाग होता है जी। यानी कि जो दायां पक्ष होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। बात करें कि हृदय के बाएं पक्ष में क्या होता है, तो इसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, शुद्ध रक्त होता है जी। अब हम एक एक के नाम के बारे में जानेंगे। ये जो ऊपर का भाग है, पहला कक्ष है, इसे हम लोग दायां अलिंद के नाम से जानते हैं। ऊपर का ही जो तीसरा कक्ष है, इसे हम लोग बायां अलिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इधर का भाग जो दायां है उसे हम लोग दायां अलिंद के नाम से जानते हैं, जो बायां वाला भाग है उसे हम लोग बायां अलिंद के नाम से जानते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो दोनों अलिंद वाला भाग होता है, ठीक है, उसमें हमारे बॉडी से ब्लड आता है, ठीक है। नीचे के बारे में बात करेंगे, जो हमारा दूसरा कक्ष है हार्ट का, उसे हम लोग दायां, दायां ओर है
तो दायां निलय के नाम से जानते हैं। बाएं तरफ देखेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बायां निलय, बायां निलय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे बायां निलय और दायां निलय में क्या होता है, यहाँ से जो रक्त होता है वह पूरे हमारे बॉडी में संचार होता है, किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा जी। ठीक है, ये जो है वह महाधमनी है जी, महाधमनी है, और यह जो है वह महाशिरा है। ठीक है, महाशिरा है। पूरा परिसंचरण तंत्र है वो हमारे हार्ट द्वारा कैसे होता है, हमारे बॉडी से जब ब्लड हमारे हार्ट को आता है जो कि अशुद्ध ब्लड होता है, और वह सिराओं से होकर के हमारे हार्ट तक आता है। तो ये जो सिरा है इसके रास्ते ब्लड कहाँ एंटर करता है, कहाँ घुसता, कहाँ प्रवेश करता है, आप कहेंगे हार्ट में सबसे पहले रक्त दाएं अलिंद में आता है। ठीक, दाएं अलिंद में आता है तो यहाँ पे वॉल्व पाया जाता है एक, किसके बीच में, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, इस वॉल्व से होकर के जब ये अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों होता है, क्योंकि ये जो ब्लड है वह दाएं निलय में आकर के कहीं वापस से दाएं अलिंद में न चला जाए। जैसे ही यह अंदर आता है दाएं निलय में, अगर वापस जाने का कोशिश करता है तो ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाता है जी। तो दाएं निलय में आता है, तो आपको क्या पता चला, ये जो दाएं अलिंद और दाएं निलय है इन दोनों में अशुद्ध रक्त है। ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ से क्या कहाँ जाएगा ब्लड, तो आपको ये जो नली दिखाई पड़ रही होगी यह क्या है, यह एक फुफ्फुस धमनी है जी। क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। हमने धमनी के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था कि यह हार्ट से ब्लड को हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। हमने ये भी बताया था कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये जो फुफ्फुसीय धमनी है इसमें ये एक अपवाद है पूरे धमनियों में, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसे, जो हमारा दायां निलय है इसमें अशुद्ध रक्त आता है, यहाँ से इस फुफ्फुसीय धमनी के रास्ते ये महाधमनी से होते हुए कहाँ जाता है, हमारे लंग्स तक जाता है, यानी फेफड़ों तक जाता है, और फेफड़ों के एल्वियोलाई में जाकर के जहाँ पर गैसों का यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, हमने कल जैसे श्वसन में पढ़ा था, वहां से वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर के कैसे आता है, फिर वहां से गया कैसे था, गया था हमारी फुफ्फुस धमनी के रास्ते। आएगा कैसे, आने का जो रास्ता होता है, हमने बताया था कि जब भी बॉडी से कोई भी ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो कैसे आता है, सीरा के माध्यम से आता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे फुफ्फुस सीरा के नाम से जानेंगे। तो यहीं पे एक सीरा होती है जिसे हम लोग फुफ्फुस सीरा के नाम से जानते हैं। तो जब आप बताइए कि जब फुफ्फुस सीरा से ब्लड हो करके हमारे बाएं अलिंद में आएगा तो वो कैसा ब्लड होगा, जो कि लंग्स से होकर के आ रहा है, जो कि ऑक्सीजनेटेड होकर के आ रहा है। जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो शुद्ध ब्लड हो गया, यानी कि ये एक एकमात्र ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो कि सिराओं में एक अपवाद के रूप में है, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, जब फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फेफड़े से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के बाएं अलिंद में आता है, उसके बाद हमारा ब्लड आगे की ओर बढ़ता है, और फिर से ये जो वॉल्व है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व से होकर के रक्त जब बाएं निलय में आता है तो क्या होता है, तो ये अंतिम कक्ष होता है हमारे हार्ट का, और यहाँ से जो ब्लड है हमारा, यहाँ से एक और नली होती है, और यहाँ से होकर के ब्लड इस
धमनी के रास्ते हमारे पूरे शरीर में, पूरे शरीर की नलिकाओं में प्रवाहित होता है और पूरे हर एक कोशिका तक हमारा जो शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वह पहुंच पाता है जी। उम्मीद है ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो अलिंद दोनों होते हैं, उनकी दीवारें जो होती हैं वह दोनों निलय की दीवारों से पतली होती हैं। आप पूछेंगे कैसे और क्यों, तो हम आपको बताएंगे कि जो अलिंद होता है उसमें केवल ब्लड आता है, ठीक है, लेकिन जो निलय होता है उसमें से ब्लड को प्रेस किया जाता है, यानी कि हार्ट पंप करता है वहां से। अगर ये निलय की दीवारें पतली होंगी तो जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो ये दीवारें फट भी सकती हैं, इसलिए ये दोनों निलय की दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं जी, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई होंगी आपको। तो इसीलिए आपने क्या देखा कि जो हमारा ब्लड है वह हार्ट में 2 बार आ रहा है। जब 2 बार आता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विगुणित यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो यानी मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र है, आप कहेंगे मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र है, आप कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त हृदय में 2 बार आता है। कैसे 2 बार आया, आपने देखा कि एक बार अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आया, फिर दाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर दाएं निलय में पहुंचा, फिर यहाँ से फुफ्फुस धमनी के यहाँ से फुफ्फुस धमनी के रास्ते फेफड़े तक गया, वहां से फिर से दोबारा हमारा ब्लड हार्ट में दूसरी चांस में आया, कहाँ पे, फुफ्फुस शिरा के रास्ते हमारे बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व से होकर बाएं निलय में, और यहाँ से इस धमनी के रास्ते हमारे पूरे बॉडी में फैल गया जी, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार देखिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब हम देखेंगे जो हमारा हार्ट है वह 2 तरीके से गति करता है। कैसे, एक बार जब हमारे पूरे बॉडी से ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो हमारा जो हार्ट होता है वह फूलता है। जब आप किसी गुब्बारे में पानी भरते हैं तो वह गुब्बारा फूलेगा पहले, ठीक है। वहीं जब उसी गुब्बारे से आप पानी को बाहर निकालते हैं तो वह गुब्बारा क्या होता है, सिकुड़ता है। तो यही 2 तरीके की गतियां होती हैं, जिसमें बोलते हैं प्रकुंचन, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, प्रकुंचन दाब, और दूसरा जो दाब होता है वह होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुशीतलन दाब। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, हमारे हार्ट से ब्लड प्रेस किया जाता है, दबाव दिया जाता है हमारे पूरे बॉडी में भेजने के लिए, यानी यह प्रक्रिया कहाँ से होगी, तो नीले से होगी जी। नीले से ही यह दबाव उत्पन्न होगा जहां से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो पाएगा। तो ये अनुशीतलन कहाँ से होता है, अनुशीतलन हमेशा अलिंद द्वारा होगा। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे हमारे शरीर से जो रक्त प्राप्त होता है वह कहाँ होता है, तो अलिंद में होता है, ठीक। तो जो प्रकुंचन की प्रक्रिया होगी वह हमेशा कहाँ होगी, निलय के अंदर होगी, ठीक है। अनुशीतलन की प्रक्रिया कहाँ होगी, आप कहेंगे अलिंद के अंदर होगी जी। हमने बताया था आपको कि जब हमारे बॉडी के अंदर हार्ट के द्वारा ब्लड को प्रेस किया जाता है, यानी जब ये प्रेशर लगाया जाता है तो बहुत ही तेज गति से प्रेस किया जाता है, तो उसका जो प्रेशर होता है वह सामान्यतः 120 mmHg होता है जी। और वहीं जो अलिंद में जब हमारे शरीर से
रक्त आता है तो उसका जो प्रेशर होता है वह इसकी अपेक्षा बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 80 mmHg। तो एक सामान्य व्यक्ति में रक्तचाप जो होता है इन दोनों का, एक सामान्य व्यक्ति में रक्तचाप 80, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 120 से 80 mmHg होना चाहिए जी। यानी मैक्सिमम में 120 और मिनिमम में 80 mmHg होना चाहिए। जो हमारा हार्ट होता है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप कहेंगे 72 बार। 72 बार धड़कने का मतलब क्या होता है? उतनी बार हमारी हार्ट ने पंप किया। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का मुख्य काम क्या होता है। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद इनके कार्यों के बारे में भी जानते हैं कि कौन कौन से मुख्य काम होते हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा परिसंचरण तंत्र आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसे हम लोग लसिका परिसंचरण तंत्र के नाम से जानेंगे। लसिका परिसंचरण, लसिका परिसंचरण यानी जिसे लिम्फ के नाम से भी जानते हैं, यह भी एक परिसंचरण तंत्र ही है। लसिका क्या होता है? यह इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और एक रंगहीन तरीके का पदार्थ होता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जब कोई फुंसी होती है या कहीं कट लगता है तो वहां पर ब्लड न निकल करके एक रंगहीन पानी जैसा कोई पदार्थ निकलता है, और वही क्या होता है जी? आप कहेंगे लसिका होता है। ठीक है, यह भी हमको क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या करती है? यह वसा का अवशोषण करती है जी। ये इसके कुछ मुख्य काम होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पूरी परिसंचरण तंत्र का मानव में क्या मुख्य काम होते हैं। पूरी जो परिसंचरण तंत्र है मानव के अंदर, उसका मुख्य काम हम जानते हैं। परिसंचरण तंत्र का कार्य, देखिए पहला काम ऑक्सीजन का परिसंचरण या ऑक्सीजन को पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना? कहाँ पहुंचाना? हमारे बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक कोशिका से वापस हमारे लंग्स तक लाना, हमारे रक्त के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, बाहर निकालना। आगे क्या काम हो सकता है? आगे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को भी कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना। ठीक है, अगला काम क्या काम हो सकता है? अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकालने में भी सहायक होती है ये। ठीक है, हमारे शरीर के ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके काम होते हैं हमारे मानव में परिसंचरण तंत्र के जी। और एक काम हमने छोड़ दिया, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, जिससे बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पौधों के अंदर परिसंचरण तंत्र को। ठीक,
पौधों में परिसंचरण तंत्र को हम कल के वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग उत्सर्जन तंत्र के साथ इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे जी। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे कंसेप्ट और सारे टॉपिक अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, जो कि इस जैव प्रक्रम चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, जो कि पार्ट 5 होगा जी। तो उम्मीद है आप सभी बेहतर रहेंगे और अब बेहतर से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे जी। धन्यवाद।